पिछले वीडियो में हमने लॉर्ड विलियम वेंटिक को किया था। आज के वीडियो में हम चार्ल्स मेटकाफ, ऑकलैंड, एलन बरो और हार्डिंग को करेंगे। लॉर्ड विलियम वेंटिक ये 1835 तक गवर्नर जनरल रहा। 1835 में लॉर्ड विलियम वेंटिक वापस चला गया। लॉर्ड विलियम वेंटिक के बाद अगला जो गवर्नर जनरल बना वो बना मेटकाफ। मेटकाफ का कार्यकाल बहुत कम है, ये 35 से 36 तक गवर्नर जनरल रहा। मेटकाफ के समय की जो घटनाएं हैं तो इसके समय बहुत ज़्यादा तथ्य भी नहीं हैं। मेटकाफ को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। हालांकि ये जो समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है, इसको आपने देखा था पहले कि एडम्स ने समाचार पत्रों पर बहुत सारे प्रतिबंध लगाए, लाइसेंसिंग एक्ट लागू किया था। बाद में विलियम वेंटिक के समय, विलियम वेंटिक सुधारवादी गवर्नर जनरल थे, तो इनका ये मानना था कि समाचार पत्र स्वतंत्र होने चाहिए और इनको आलोचना का अधिकार होना चाहिए। तो विलियम वेंटिक के समय बहुत सारे सुधार हुए, तो उसमें प्रेस को लेके भी सुधार हुआ और 1835 में इन्होंने एक प्रेस एक्ट लेके आए थे ये, जिसके तहत ये था कि प्रेस को पूरी तरीके से स्वतंत्रता दी जाए। जो एडम्स ने नियंत्रण लागू किए थे प्रेस पे, उसको हटाने का प्रस्ताव था उसमें। हालांकि ये 35 में चले गए, इसको लागू किया मेटकाफ ने। तो इसीलिए समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है चार्ल्स मेटकाफ को। तो ये श्रेय जो विलियम वेंटिक को मिलना चाहिए था, तो वो श्रेय मिला मेटकाफ को। मेटकाफ ने जो एडम्स के समय के प्रतिबंध थे सारे, तो उनको समाचार पत्रों पर से हटा दिया। चार्ल्स मेटकाफ के बाद अगला गवर्नर जनरल बन के आया ऑकलैंड। ऑकलैंड ये 36 से 1842 तक गवर्नर जनरल रहा। ऑकलैंड के समय की जो घटनाएं हैं, ऑकलैंड के समय एक तो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध जो हुआ उसका कारण ये था कि 1838 में जो अहमद शाह अब्दाली है, तो अहमद शाह अब्दाली का पौत्र था शाह शुजा। ये अफगानिस्तान में शासक था, लेकिन अफगानिस्तान में एक सरदार था दोस्त मोहम्मद, और दोस्त मोहम्मद बहुत ज़्यादा लोकप्रिय था। तो दोस्त मोहम्मद ने विद्रोह कर दिया और जनता ने भी दोस्त मोहम्मद का साथ दिया, और इस तरीके से शाह शुजा को अपदस्थ करके दोस्त मोहम्मद गद्दी पर बैठ गया अफगानिस्तान की। तो शाह शुजा भाग के आया भारत, और शाह शुजा ने रणजीत सिंह से सहायता मांगी। तो इस तरीके से 1838 में रणजीत सिंह, अंग्रेजों और शाह शुजा के बीच एक संधि हुई। तो एक त्रिपक्षीय संधि हुई 1838 में, और इसके तहत ये था कि रणजीत सिंह और अंग्रेज ये मदद करेंगे शाह शुजा की, और इसको अफगानिस्तान की गद्दी पर बिठाएंगे। अब इसके पीछे ये था अंग्रेजों का लक्ष्य। देखिए, रणजीत सिंह को भी ये फायदा था कि शाह शुजा अगर अफगानिस्तान की गद्दी पर बैठता तो शाह शुजा से मित्रता थी रणजीत सिंह की। दूसरी चीज की अंग्रेज भी ये चाहते थे कि उनका कोई मित्र ही बैठे अफगानिस्तान की गद्दी पर, ताकि रूस का प्रभाव न बढ़ने पाए अफगानिस्तान में। तो ये कारण था कि अंग्रेज भी सहायता देने को तत्पर थे। तो ये 1838 में संधि हुई, लेकिन ये त्रिपक्षीय संधि जो है ये क्रियान्वित होती तब तक रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई। अब रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद ऑकलैंड जो था, ऑकलैंड ने सहायता की शाह शुजा की, और इसी के समय 1839 में, 1839 से ये 1842 तक चला था युद्ध, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध में अंग्रेज सफल नहीं रहे और अंग्रेजों को बहुत ज़्यादा आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ा। इसीलिए इस युद्ध को सबसे मूर्खतापूर्ण युद्ध भी कहा जाता है। तो लंबा भी खिंचा युद्ध, अंग्रेजों को आर्थिक नुकसान भी हुआ, बहुत सारे अंग्रेज मारे भी गए इसमें। हालांकि इसके बाद भी अगर हम देखेंगे तो जो बाद में भी अफगानिस्तान में जब जब अंग्रेज घुसे तब तब अंग्रेजों को नुकसान ही उठाना पड़ा, क्योंकि जैसे ही अंग्रेज कब्जा करके वापस आते थे तो जो सैनिक वहाँ छोड़ के आते थे, अफगानी उनका पोस्टमार्टम करके भारत भेज देते थे। तो लगभग हमेशा यही हुआ वहाँ पे, और इसका कारण ये था कि अफगान जो है बाहरी हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं करते थे, ये स्वतंत्रता प्रेमी लोग थे। तो ये प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ इसके समय।
लेकिन ये सफल नहीं रहे। बाद में शाह शुजा फिर भाग आया था भारत, और बाद में तो शाह शुजा खुद इतना परेशान हो गया था कि उसने कहा भी था कि मैं अंग्रेजों के यहाँ घसियारा बन के रहना पसंद करूंगा, लेकिन अफगानिस्तान का शासक बनना पसंद नहीं करूंगा। तो ये आंग्ल अफगान युद्ध हुआ ऑकलैंड के समय में। हालांकि इस युद्ध से अंग्रेजों को नुकसान ही हुआ और अंग्रेजों की बेइज्जती भी हुई। ऑकलैंड के समय इसके अलावा जो घटनाएं हैं, ऑकलैंड ने एक चीज़ और की कि इसने ये कहा कि जो भारत में शिक्षा व्यवस्था जो थी, आप देखें कि मैकाले के समय अंग्रेजी को माध्यम मान लिया गया था शिक्षा के क्षेत्र में, लेकिन इसने ये कहा कि जो प्राथमिक शिक्षा है वो स्थानीय भाषाओं में होनी चाहिए। उच्च शिक्षा अंग्रेजी भाषा में हो रही है, ठीक है, लेकिन स्थानीय स्तर पर जो भाषाएं हैं उनमें प्राथमिक शिक्षा दी जानी चाहिए। इसके अलावा ऑकलैंड के समय ही आप देखेंगे कि जो शेर शाह सूरी मार्ग है उसको ग्रैंड ट्रंक रोड नाम उसका पड़ा, जीटी रोड नाम दिया गया उसको। ऑकलैंड की बहन ही थी ईडन, जिनके नाम पे ईडन गार्डन है। तो ये है ऑकलैंड। 42 तक ये गवर्नर जनरल रहा। 42 में जो नया गवर्नर जनरल बन के आया वो है एलेनबरो। तो 1842 से 1844 तक लॉर्ड एलेनबरो गवर्नर जनरल रहे। एलेनबरो के समय भी बहुत ज़्यादा घटनाएं नहीं हैं। एलेनबरो के समय जो सबसे महत्वपूर्ण घटना हुई वो ये हुई कि 1843 में एलेनबरो ने एक बहुत बड़े सेनापति थे चार्ल्स नेपियर, तो चार्ल्स नेपियर को भेज के सिंध पर कब्जा करवा लिया। सिंध वाले क्षेत्र में बहुत पहले से निगाह भी लगी हुई थी अंग्रेजों की। इसके अलावा सिंध नदी व्यापारिक दृष्टि से भी बड़ी महत्वपूर्ण थी, तो इसके समय सिंध नदी पे सिंध वाले क्षेत्र में कब्जा करा लिया गया। तो ये पूरा क्षेत्र अंग्रेजों के शासन के तहत आ गया। इसके अलावा एलेनबरो के समय दास प्रथा समाप्त की गई। हालांकि दास प्रथा पहले ही समाप्त करने का प्रयास किया गया था, लेकिन इसके समय एक अधिनियम लाया गया, 5वां अधिनियम, और 5वें अधिनियम द्वारा दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया। एलेनबरो के बाद अगला गवर्नर जनरल है हार्डिंग फर्स्ट। तो अब हम हार्डिंग फर्स्ट को करेंगे। हार्डिंग फर्स्ट ये 1844 में गवर्नर जनरल बन के आया और ये 1848 तक भारत में रहा। हार्डिंग फर्स्ट के समय की जो घटनाएं हैं, हार्डिंग फर्स्ट के समय ही प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ। आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ, इससे पहले हम देखेंगे कि जब तक रणजीत सिंह जिंदा थे तब तक पंजाब राज्य बहुत शक्तिशाली था और तब तक तो अंग्रेजों ने मित्रोत्व व्यवहार किया पंजाब से। लेकिन रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद अब अयोग्य शासक एक के बाद एक बैठे पंजाब की गद्दी पर, से खड़क सिंह, नौनिहाल सिंह, शेर सिंह, ये सब अयोग्य शासक थे। इसके बाद 1843 में रणजीत सिंह के छोटे पुत्र दिलीप सिंह गद्दी पर बैठे। ये भी अल्पवयस्क थे, अभी काफ़ी कम उम्र के थे। तो इनकी माँ रानी झिंदन जो हैं ये संरक्षक बनी। तो इस तरीके से अब रानी झिंदन संरक्षक जब बनी और वजीर बना लाल सिंह, जो प्रेमी था रानी झिंदन का, तो इस समय पंजाब में एक अराजकता की स्थिति फैल गई। जो पंजाब के जो बड़े बड़े सरदार थे वो षड्यंत्र भी करने लगे, रानी झिंदन से वो चिढ़ते भी थे। दूसरी तरफ अंग्रेजों की निगाह लगी हुई थी पंजाब पे, क्योंकि पंजाब बड़ा उपजाऊ प्रांत था, तो बहुत समय से इनकी निगाह लगी हुई थी। अब अंग्रेजों ने देखा कि भाई पंजाब कमजोर भी हो गया है, तो यही कारण रहा कि हार्डिंग के समय प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ। यह युद्ध 1845 से 46 तक चला और इस युद्ध में एक सबराव की लड़ाई हुई। सबराव के युद्ध में सिख हार गए। अब सिख पराजित हो गए, तो फिर 1846 में संधि हुई लाहौर की, और लाहौर की संधि से युद्ध समाप्त हो गया। और जो लाहौर की संधि हुई, इसमें रानी झिंदन को संरक्षक मान लिया अंग्रेजों ने, क्योंकि जो आंग्ल सिख युद्ध हुआ था इसमें रानी झिंदन मुखबिरी कर रही थी, ये अंग्रेजों का साथ दे रही थी छुपे रूप में, तो इसने सिखों के साथ धोखा भी किया था। तो रानी झिंदन को संरक्षक मान लिया गया, जो लाल सिंह था उसको वजीर बना दिया गया। तो यहाँ तो ये युद्ध समाप्त हो गया। लेकिन अंग्रेजों की निगाह लगी हुई थी पंजाब पे, वो सीधे पंजाब को अपने अधिकार में लेना चाहते थे। इसलिए
लाहौर की संधि के मुश्किल से 4-5 महीने बाद दिसंबर 1846 में अंग्रेजों ने रानी जिंदन के महल को घेर लिया और रानी जिंदन पे दबाव बनाया संधि करने के लिए। और इसके बाद 1846 में दिसंबर में एक और संधि हुई, भैरोवाल की संधि। भैरोवाल की संधि के तहत रानी जिंदन को हटा दिया गया संरक्षक के पद से और रानी जिंदन को शेखपुरा भेज दिया गया और इनको पेंशन दे दी गई। सिख सेना की संख्या घटा दी गई। इसके अलावा जो पंजाब राज्य था, सिख राज्य था, उसको छोटा करने के लिए इन्होंने एक अंग्रेजों का एक विश्वास पात्र था, अंग्रेजों का पिट्ठू था एक तरीके से, डोगरा राजा गुलाब सिंह। तो गुलाब सिंह को 75 लाख में कश्मीर भेज दिया अंग्रेजों ने। इसके अलावा दिलीप सिंह को राजा मान लिया गया, लेकिन दिलीप सिंह का संरक्षक अब नियुक्त कर दिया गया लॉरेंस को। तो एक अंग्रेज रेजिडेंट नियुक्त कर दिया गया पंजाब में, जो दिलीप सिंह का संरक्षक भी है और सारी कार्रवाइयाँ भी, अब सारी चीजें रेजिडेंट देखेगा पंजाब की। इसके बाद तो यहाँ शांति स्थापित हो गई, लेकिन हार्डिंग के समय ही फिर द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की भी शुरुआत हुई। हार्डिंग के समय जो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ, इसका कारण था मूलराज का विद्रोह। मुल्तान में मूलराज ने विद्रोह कर दिया और जब मूलराज ने विद्रोह कर दिया तो एक सिख नेता था शेर सिंह ने भी विद्रोह कर दिया। अब सिखों ने यहाँ ये प्रयास किया कि किसी भी तरीके से अंग्रेजों को बाहर निकाला जाए, तो शेर सिंह ने विद्रोह कर दिया और इस तरीके से 1848 में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की शुरुआत हो गई। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में हार्डिंग ने ह्यू गफ को सेनापति नियुक्त किया और चिलियांवाला का युद्ध हुआ। चिलियांवाला का जो युद्ध हुआ, इसमें ये अनिर्णित युद्ध रहा और इसमें न अंग्रेज जीते न सिख जीते, लेकिन अंग्रेजों को बहुत ज्यादा हानि उठानी पड़ी, बड़ी बेइज्जती भी हुई अंग्रेजों की। और इसी समय 48 में हार्डिंग वापस चला गया और अगला गवर्नर जनरल बन के आया डलहौजी। लेकिन तो ये तो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध था। हार्डिंग के समय कुछ और भी कार्य हुए, जैसे हार्डिंग ने एक तो नरबली प्रथा समाप्त की, बड़ा सख्त कानून बनाया, नरबली दी जाती थी तो इस पर सख्त कानून बना के इसको समाप्त किया। इसके अलावा शिशु हत्या, इस पर प्रतिबंध लगाया। तो ये 2 सुधार बड़े महत्वपूर्ण इसने किए, जो इससे पहले भी प्रयास किया गया था, लेकिन इसके समय शक्ति से इन पे कानून बना के इनको समाप्त कर दिया गया। इसके अलावा हार्डिंग के समय एक चीज और हुई, आप देखेंगे जैसे ऑकलैंड के समय जो अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत है, उसको बड़ा बेहतर तरीके से ऑकलैंड ने लागू किया था। लेकिन हार्डिंग के समय एक चीज और हुई। हार्डिंग के समय हार्डिंग ने ये कहा कि जो भारतीय अंग्रेजी पढ़े लिखे हैं, तो अंग्रेजी पढ़े लिखे भारतीयों को जो नौकरियां हैं अंग्रेजों के अंतर्गत, तो नौकरियों में प्राथमिकता दी जाएगी अंग्रेजी पढ़े लिखे भारतीयों को। तो ये इसने एक तरीके से एक पॉलिसी बनाई। तो इस तरीके से ये लॉर्ड हार्डिंग थे। अगले वीडियो में हम लॉर्ड डलहौजी को करेंगे।